एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हमने टीजीटी साइंस के लिए एक एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस है। यहाँ पर हम जो भी टीजीटी साइंस के सिलेबस में आप देखो जो कुछ एग्ज़ाम्स है ना टीजीटी साइंस के लिए, लाइक DSSB, HTET का, NVS है, KVS है, EMRS है। तो इन सभी के टीजीटी साइंस के सिलेबस को जब ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, तो इसमें क्या देखते हो कि कुछ जो टॉपिक्स है ना वो सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। तो वो क्या है, क्लास 9th और क्लास 10th की केमिस्ट्री का पोर्शन। बाकी फिजिक्स और बायो का भी कॉमन पोर्शन है, बट हम यहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन की ही बात करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ना हमने यहाँ पे इस एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट किया है कि जो भी कॉमन पोर्शन है ना, जिसमें क्या है भाई, ये केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है क्लास 9th और 10th वाले, ये सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। तो इन कॉमन टॉपिक्स को हम एक बार कर लेंगे, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री के पोर्शन से स्टार्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 क्या था भाई, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैटर कैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, और साथ में ही मैटर की क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था। तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर की जो क्लासिफिकेशन को देखा था वो क्या था भी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टारगेट है, वो क्या है भी, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे जो मैटर की क्लासिफिकेशन है उसको केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पे ये चैप्टर जब आप एनसीईआरटी बुक में देखते हो ना कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला जो चैप्टर है इसको जब आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ना आपको मैटर की क्लासिफिकेशन दी हुई है, और फिर लास्ट में क्या है, ये जो मिक्सचर बनते हैं ना इनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लो दो सब्सटेंसेस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर बन गया, तो उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इस चैप्टर के एंड में आपको कुछ सेपरेशन टेक्निक्स गिवन है कि डिफरेंट मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक वाला पार्ट है ना, इसको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे मैटर की क्लासिफिकेशन को ही देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और देखो ये जो सेशन है ना, ये सभी टीजीटी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं भाई टीजीटी साइंस के अलावा, जहाँ पे भी साइंस जो है वो आती है पेपर में, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पे जो बेसिक साइंस होती है, हम ये बोल सकते हैं कि 9th-10th लेवल तक की जो साइंस होती है ना वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये वाला पोर्शन आता है ना, मतलब साइंस पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वाली क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और इस क्लास में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरी को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में जो भी एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर फैक्ट्स गिवन है आपको एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी बुक में आपको एक्टिविटीज़ भी दी हुई होती है, तो उन सबको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। यहाँ पे एक क्या है, ये मतलब चार्ट के फॉर्म में हम ना एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से कि मैटर कैसे क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फिर हम वन बाय वन सारी टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो मैटर को हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैटर को हम कैसे मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास खुद का कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। स्पेस से मतलब क्या है भी, वॉल्यूम, यानी कि जिसके पास भी अपना कुछ वॉल्यूम है, उसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके क्या है भी, उसका कुछ मास है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैटर को आप क्लासीफाई कर सकते हो दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। एक हम क्या बोल सकते हैं, प्योर। एक क्या होता है भी, प्योर सब्सटेंसेस होता है, और सेकंड क्या हो सकता है, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सचर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी मतलब अलग टाइप की चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं है, अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि जब कुछ भी अदर चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब एक काइंड का पैटर्न है, यानी कि वहाँ पे क्या है, सेम ही टाइप के पार्टिकल, सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। और यहाँ पे एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, होमोजीनियस। क्या बोल सकते हैं अभी हम इसे, होमोजीनियस बोल सकते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है भाई, सेम। जीनियस का मतलब क्या है कि फेज। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक ही टाइप का आपको फेज विजिबल होता है, यानी कि यहाँ पे कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती, एक ही टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस होते हैं।
फिर आप देखो यहाँ पे मैटर की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, यानी कि एक तो प्योर बताया हमने, सेकंड क्या बताया, इम्प्योर। तो इम्प्योर मतलब यहाँ पे क्या है, मिक्सचर से। प्योर मतलब वन काइंड के प्रेजेंट है, तो मिक्सचर क्या होगा, यानी कि जहाँ पे वन काइंड से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि टू और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स जब कंबाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अभी हम मिक्सचर बोलते हैं। तो अब ये जो मिक्सचर है ये कैसे बन सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के कंबाइन करने से भी बन सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन हुए हैं और क्या फॉर्म हो गया है, अभी मिक्सचर बन गया है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस, ये सॉरी मिक्सचर जो होते हैं ना, ये होमोजीनियस इन नेचर भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर भी हो सकते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, अभी हमने बताया, अभी हमने देखा। और जीनियस का मतलब क्या होता है, फेज। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, टू और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स है, फिर भी ये होमोजीनियस इन नेचर है। और ये साथ में हेट्रोजीनियस भी है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, भी डिफरेंट। और जीनियस मतलब फेज। तो यहाँ पे क्या है, तो ये बात तो आती है समझ में कि भाई दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट फेज विजिबल होगा। बट ये होमोजीनियस कैसे बनेगा, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब मिक्सचर की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो मिक्सचर भी देखो फिर फर्दर क्लासीफाई हो सकता है दो कैटेगरी में, एक होमोजीनियस हो सकता है और एक हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभी सॉल्यूशन। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आपको ध्यान रखना है, दो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज होंगे, यानी कि आप उनकी दो फॉर्म को डिस्कस करते हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक होता है सस्पेंशन और एक क्या होता है, कोलोइडल। तो आपको यहाँ पे ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि अभी एक होता है सस्पेंशन और दूसरा क्या है, कोलोइडल। ये दोनों क्या किस में आएंगे भाई, हेट्रोजीनियस उसमें आएंगे, कैटेगरी में आएंगे, मिक्सचर में आएंगे। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस कैसे थे, होमोजीनियस। तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट भी और कंपाउंड भी दोनों ही होमोजीनियस है। तो इसको हम आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं और इनको आप फिजिकल और केमिकल मेथड से क्या है भी सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि सेपरेट का मतलब क्या है कि इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली। कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली। अब देखो ध्यान से, मिक्सचर भी और कंपाउंड भी दोनों में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो दो डिफरेंट टाइप ऑफ, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे थे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है, दो या दो से ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये केमिकली कंबाइन करते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। आगे हम यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस को भी देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड में आगे क्या है, देखो केमिकल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जिनसे मिलके बना होता है ना उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आप इनको ब्रेक कर सकते हो। देखो जैसे ये क्या है, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकते हैं। और ये क्या है, कंपाउंड में जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया वाटर, तो वाटर कैसे बनता है, देखो वाटर बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कंबाइन होने से। तो यहाँ पे बाय द मेथड ऑफ केमिकल, यानी कि कोई केमिकल मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, वाटर को जिससे ये मिलके बना है, कौन से इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको सेपरेट कर सकते हो, मतलब इनका ब्रेक डाउन कर सकते हो, वापस से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकता है। बट इन केस ऑफ एलिमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो कंपाउंड का आप ध्यान रखना कि केमिकल प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनको ब्रेक अपार्ट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ये हमने देख ही लिया है, सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, कोलोइडल होते हैं। इनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फिर ये आगे आपको इसी के पॉइंट्स बताए गए हैं कि होमोजीनियस इन नेचर होता है, ये दोनों हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। यहाँ पे ये अलग से बताया गया है कि कोलोइडल, ये जो मैंने बताया ना आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूशन आएंगे और हेट्रोजीनियस में क्या आएगा भी, सस्पेंशन और कोलोइडल आएगा। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर में हम एक टाइप का मिक्सचर और डिस्कस करते हैं, एलॉय, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एलॉय कैसे यूज़ होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है। तो एलॉय जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन का पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, ये भी फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं। एलिमेंट्स भी फर्दर क्लासीफाई होते हैं किस में, मेटल्स,
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। तो ये एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये जो मेटल नॉन मेटल है यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादा अच्छे से आप डिटेल में आप क्लास 10th की केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो इसको, तो इसके लिए अलग से एक क्लास होगी मेटल एंड नॉन मेटल की। यहाँ पे हम चैप्टर के अकॉर्डिंग ही सिर्फ सफिशिएंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के। अब हम समझते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है। पूरी क्लासिफिकेशन को हमने देख लिया है कि किस तरह से मैटर क्लासीफाई होता है। अब हम यहाँ पे वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सभी जो टर्म्स थी उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है भाई, प्योर सब्सटेंसेस। तो देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है प्योर। आपने देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पैकेट के ऊपर ना, आइटम्स के ऊपर ये देखा होगा कि इस तरह से लिखा होता है प्योर मिल्क, प्योर घी। तो अब वो एक्चुअल में कि क्या सच में प्योर होते हैं, या फिर अगर वो सच में प्योर बोल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग प्योर से क्या मतलब होता है। तो देखो कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग प्योर का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मिलावट से है, यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया है, अनडिजायरेबल अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया है। अब वो जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़ है ना, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है, वो पर्पसली भी ऐड हो सकती हैं और वो मिक्स हो सकती है खुद से भी, यानी कि आप उसे, यानी कि खुद से भी ऐड कर सकते हो कि आपका पर्पज़ है कि भाई इसको क्या करना है, मतलब उसकी अडल्ट्रेशन करनी है। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मिलावट से होता है। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट से होता है। जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे शॉपकीपर क्या करते हैं, क्वालिटी से क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यानी कि क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के चक्कर में क्या करते हैं, उस सब्सटेंस के अंदर मिलावट कर देते हैं। जैसे देखो गेहूं है, दाल है, तो उनके अंदर क्या करते हैं वो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना वो ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यानी कि आप जब मार्केट जाते हो दाल या फिर गेहूँ इस तरह की चीज़ें खरीदने, तो उसमें क्या है, अगर वो स्टोन वगैरह प्रेजेंट है तो वो वेट में दाल तो कम जाएगी, भाई दाल कम जाएगी ना, वहाँ पे स्टोन वगैरह का भी वेट होगा। तो वो क्या है, एक तरह से वहाँ पे शॉपकीपर ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने उसके लिए, प्रॉफिट के लिए उसने क्या किया है, वहाँ पे अडल्ट्रेशन किया है। तो ये जो मिलावट होती है ना, अब ये पर्पसली भी कर सकते हैं, यानी कि पर्पसफुल भी आप कर सकते हो, और साथ में क्या है, ये खुद से भी हो सकती है। तो बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस का मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉमन पीपल क्या होता है कि भाई जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है। बट एक्चुअल में जैसे अब ये प्योर मिल्क है, प्योर घी है, ये सब चीज़ें जो मार्केट में आपको मिलती है, तो क्या एक्चुअल में ये प्योर होती है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नहीं, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ये क्या है भी, प्योर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये अदर सब्सटेंसेस के साथ भाई यहाँ पे मिक्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो घी है, प्योर मिल्क है, इनमें क्या है, दूसरे सब्सटेंसेस भी यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई, जो ओनली वन काइंड ऑफ एटम से या फिर वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर कि भाई प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग, और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं अगर आप साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। अब जैसे देखो मॉर्निंग में क्या होता है ऐसा, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए बोलते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में हम क्या बोलते हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या बोला जाता है कि मॉर्निंग में जो एयर होती है वो प्योर होती है, बट एक्चुअल में कि वो एयर जो होती है वो सच में प्योर होती है तो नहीं, एयर जो है वो प्योर नहीं होती है, वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर भी होती है, और उसमें साथ में बहुत सारे पॉल्यूटेंट भी ऐड होते हैं। तो एयर मतलब कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ हो गई कि भाई मॉर्निंग के टाइम पे एयर क्या होती है, प्योर होती है, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वो प्योर नहीं होती है। तो प्योर की आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, क्या होगी भाई, ए प्योर सब्सटेंस मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस होगा ओनली वन काइंड ऑफ एटम या फिर पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि सिंगल सब्सटेंस से जो मिलके बना है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, भाई जिसे आप मतलब क्या है भाई यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी कुछ एग्जांपल्स है, लाइक गोल्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड की जो शीट होती है, गोल्ड की जो फॉइल होती है, उसमें सारे एटम्स किसके प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो आपके पास ये गोल्ड की एक शीट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो इसके सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसके जो सारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सबके सब क्या होंगे, गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे, सबके सब क्या होंगे भाई, गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे। ऐसे ऑक्सीजन है आपके पास, तो उसमें सबके सब किसके पार्टिकल्स होंगे, किसके एटम से मिलके बना है, वो ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स बन गए भाई, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हो गए।
अब यहाँ पे देखो आपको दो एग्जांपल और दिए हुए हैं समझाने के लिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2। बट ये भी प्योर सब्सटेंसेज में इंक्लूड है, तो ये कैसे प्योर सब्सटेंसेज में इंक्लूड है इसको हम आगे देखेंगे। वैसे भी देखो आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, एक एलिमेंट में, तो एलिमेंट में तो क्या हो जाएगा, जो अभी आपने एग्जांपल देखा ना कि भाई गोल्ड है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, तो ये सब किसके एग्जांपल है, जो सिर्फ किससे मिलके बना है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। कंपाउंड की डेफिनेशन आपने क्या देखी थी, कि जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बनते हैं केमिकली, तो वो होते हैं कंपाउंड। तो अब देखो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड। बट ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस की ही क्लासिफिकेशन है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं। अब ये कैसे प्योर होते हैं, इसको जब हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है देखो। फर्स्ट पॉइंट है कि ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। अब ओनली वन काइंड ऑफ एटम से, पार्टिकल से मिलके बना है, सिंगल सब्सटेंस से मिलके बना है, तो ये क्या होंगे भाई, होमोजीनियस इन नेचर होंगे। होमो का मतलब सेम होता है, यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट जो इनकी कंपोजिशन है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ए प्योर सब्सटेंस हैज़ ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं ना उनकी क्या होती है भाई, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे देखो अब यहाँ पे जितने भी गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे इस गोल्ड की शीट में, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी भाई, सेम होगी, यानी कि डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होगा। सबका मास जो है, सबका साइज़ है, डेंसिटी है, वो सबकी क्या आएगी भाई, सेम आएगी। ऐसे ही अगर मान लो आपने गोल्ड की एक और दूसरी शीट ली है, तो यहाँ पे भी गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे, तो यानी कि इस शीट के गोल्ड के एटम और इस शीट के गोल्ड के एटम्स का जो साइज़ है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सब क्या होंगी भाई, सिमिलर होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब यहाँ पे, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ये हमने डेफिनेशन में देख लिया था। अब देखो यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे ना प्योर सब्सटेंसेस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एलिमेंट। फर्स्ट क्या होता है अभी, एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, ए फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। क्या बताया गया है कि भाई एलिमेंट क्या होते हैं, एक फॉर्म होती है मैटर की जिसको आप फर्दर नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और सिंपल सब्सटेंसेस में। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ये सब। अब यहाँ पे एलिमेंट की भी फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। तो एलिमेंट को आप प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द थ्री ग्रुप बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स, एंड थर्ड क्या है भी यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। तो देखो प्योर सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में, और एलिमेंट की भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। तो एलिमेंट फर्दर क्लासीफाई होते हैं मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखो, ये टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, ये क्लास 8 की बुक में भी आपको मेटल नॉन मेटल के रिगार्डिंग दिया हुआ है, और ये आपने पहले भी मतलब पढ़ा हुआ है। तो देखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं अभी, मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। मेटल्स के पास क्या होता है, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी सरफेस। लस्टर का मतलब क्या होता है अभी, शाइनी सरफेस। तो मेटल्स जो होती हैं उनका सरफेस कैसा होता है अभी, शाइनी सरफेस होता है। आप एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड का, ठीक है, सिल्वर है, तो सिल्वर क्या होता है भाई, उसका जो सरफेस होता है वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है, शाइनी। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड का कैसा होता है, गोल्डन येलो सरफेस होता है। तो मेटल्स का सरफेस कैसा होता है भाई, लस्ट्रस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती है, किसका भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर का मतलब क्या है, जो अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, जाने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ होने देते हैं, पास होने देते हैं, दे आर नॉन एज कंडक्टर्स। तो जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इसी वजह से जो मेटल्स होती है ना उनके ही कुकिंग वेयर्स बनाए जाते हैं, और जो वायर्स होती है वो भी मेटल्स की बनती है, लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम। आपने देखा होगा कि कॉपर की वायर्स का हम यूज़ करते हैं, कॉपर के कुकिंग वेयर्स भी आते हैं, और एल्युमिनियम के भी बनते हैं, एल्युमिनियम के भी बर्तन आते हैं ना। तो ये इनका रीज़न क्या होता है, इनके कुकिंग आइटम्स क्यों बनाते हैं, कुकिंग वेयर्स क्यों बनाते हैं अभी इनके, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि दे आर
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है मैलिएबल। तो मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो, मैलिएबल का मतलब होता है शीट में कन्वर्ट होना। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? थिन शीट में कन्वर्ट होना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स कैसी होती है भाई? मैलिएबल इन नेचर होती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप उसे मेटल को बीट करते हो या फिर हैमर से उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो क्या होता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम फॉइल है, आपने देखा ना, वेरी थिन। जो एल्युमिनियम फॉइल होती है वो बहुत ही थिन होती है, और एल्युमिनियम फॉइल का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर रैपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि फूड को पैक करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। और साथ ही आपने ऐसे मिठाइयों के ऊपर भी देखा होगा, जो चांदी का वर्क होता है, सिल्वर मेटल का मतलब यूज़ किया जाता है, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है। दे आर मेलिएबल इन नेचर। नेक्स्ट है डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू वेरी थिन एंड फाइन वायर, यानी कि मेटल्स को ड्रॉन करके, स्ट्रेच करके आप क्या कर सकते हो, उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है। तो मेटल्स डक्टाइल भी होती है और मेटल्स मेलिएबल भी होती है। आपने देखा है ना कि जो गोल्ड की और सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती हैं, उनके अंदर डिज़ाइन वगैरह बनाने में आप देख सकते हो कि बहुत ही फाइन, मतलब उसकी थिन थिन वायर्स का और शीट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड। मेटल्स जनरली कैसी होती है भाई? सॉलिड होती हैं, जनरली सॉलिड होती हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने बोला है कि मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होते हैं, वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं। इस टेबल में देखो, आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कुछ स्टेटमेंट्स दे देगा और उसमें ये पूछ लेगा कि कौन सी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है या फिर नहीं होती है। नॉन मेटल की रिगार्डिंग पूछ सकता है, सेम ऐसी, और मेटलॉइड्स की रिगार्डिंग। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि कोई एक मेटल या नॉन मेटल का आपको एग्जांपल दे दिया और फिर पूछ ले कि क्या ये वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करता है क्या, ऐसे पूछ लेगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब कौन सी ऐसी मेटल है भाई, एक्सेप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो, मेटल जनरली क्या होती है, सॉलिड इन स्टेट पे होती है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, बट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विच मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कि भाई कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। तो मेटल जनरली कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे इसके एक्सेप्शन क्या बनेंगे, मरकरी मेटल। जो मरकरी मेटल होती है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, ये क्या होता है अभी, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे आपको दो और ध्यान रखने हैं, गैलियम और सीजियम, वो भी क्या होती है भाई, लिक्विड होती है एट रूम मतलब स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाती है भाई, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मेटल जो होती है, इनमें वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसे नेचर की होती है, मोनोएटॉमिक इन नेचर होती है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे शो करते हैं, तो मेटल्स क्या होती हैं अभी, मेटल्स जनरली हार्ड इन नेचर होती है। मेटल्स क्या होती है, जनरली हार्ड इन नेचर होती है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। और मेटल्स कैसी होती है अभी, सोनोरियस इन नेचर होती है। सोनोरियस का मतलब क्या होता है कि जब आप इसे बीट करते हो, हैमर करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल्स को जब हम हिट करते हैं तो ये क्या करती है अभी, रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जो कुछ एक्सेप्शन को हमने डिस्कस किया है, ये सब ध्यान रखने हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है भाई, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और तो ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं मेटल से, यानी कि जो भी आपने मेटल में पढ़ा है ना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, मेटल्स कैसी थी भाई, लस्टर होती थी, यानी कि शाइनी सरफेस रखती थी। ये डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि मेटल जो है वो उनका शाइनी सरफेस नहीं होता है। मेटल्स क्या थी, गुड कंडक्टर थी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बताया गया है, जैसे मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होती है उनका शाइनी सरफेस नहीं होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है इसका। कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जिसका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है, आयोडीन का। कौन सी मेटल है भाई, नॉन मेटल है, आयोडीन है, नॉन मेटल है ये, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट क्या होता है अभी, गुड कंडक्टर होता है। अब ये जो ग्रेफाइट है ना, ये कार्बन की ही क्या होती है, एक फॉर्म होती है। ये हम नेक्स्ट मतलब
आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। जब आप मेटल नॉन मेटल को डिस्कस करोगे ना तो वहाँ पे आएंगे कि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरीन है। तो इन तीनों को हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये मेलिएबल होती है, डक्टाइल इन नेचर होती है। तो नॉन मेटल्स क्या है भाई, नॉन मेलिएबल होती है और डक्टाइल इन नेचर भी नहीं होती है। ठीक है, ये ना तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होती है, ना ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ये है, ये नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स, ये हमने मेटल्स को देखा था हार्ड होती है, तो नॉन मेटल्स क्या होती है, जनरली सॉफ्ट होती है। कैसे नेचर की होती है भाई, नॉर्मली सॉफ्ट होती है। एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है डायमंड, ये भी कार्बन की ही डिफरेंट फॉर्म है, कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल की क्या हो गई भाई, एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गई। तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉन मेटल्स कैसी होती है, नॉन सोनोरियस होती है। नॉन मेटल्स कैसी होती है भाई, नॉन सोनोरियस होती है, यानी कि यहाँ पे कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है जब आप नॉन मेटल्स को हिट करते हो। ये हार्ड होते थे नेचर में, ये सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि एकदम से जब आप इन्हें हिट करोगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है भाई, जस्ट अपोजिट हो गए किससे, मेटल से। और यहाँ पे एग्जांपल्स देखो दिए हुए आपको। अब ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स गिवन है। सॉलिड है तो सॉलिड में क्या आ गया, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है। लिक्विड स्टेट में कौन सी नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है भी, ब्रोमीन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है भी, ब्रोमीन करती है। मेटल पूछेगा तो यहाँ पे क्या आएगा भी, मेटल में मरकरी आएगा। गैस स्टेट में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ऑक्सीजन भी आ जाएगा। तो ये सब किस में एग्जिस्ट करते हैं भी, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे आपने देखा था मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आयरन है, आयरन ऐसे लिखा जाता है, यानी कि सिंगल एटम। और यहाँ पे क्या है, ये जैसे कॉपर है, कॉपर को आप कैसे डिनोट करते हो, Cu से। बट अब जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 ऐसे। हाइड्रोजन है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन है, ये भी Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो फॉस्फोरस है, इसका सिंबल तो P होता है, बट ये एग्जिस्ट कैसे करता है, P4 की फॉर्म में। तो ये मोनोटॉमिक होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इनकी एटोमिसिटी वेरी करती है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और इनसे ज़्यादा भी यहाँ पे इनकी एटोमिसिटी हो सकती है। जैसे सल्फर है, तो सल्फर की एटोमिसिटी क्या होती है, S8 होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नॉन मेटल के रिगार्डिंग अलग से ध्यान रखने हैं, ये एटोमिसिटी वाले पॉइंट्स। अब ये एटोमिसिटी क्या होती है, ये भी हम एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पे, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आर मिडवे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, मेटलॉइड से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में एलिमेंट्स दे दिए और उसमें से पूछ ले कि कौन सा मेटलॉइड है या फिर कौन सा मेटलॉइड नहीं है। ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिए हुए हैं, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी से मैंने ऐसे यहाँ पे ऐड किया है इन सारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट क्या है देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, यानी कि एट प्रेजेंट 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स नॉन है, जिसमें से 92 जो एलिमेंट्स है वो नेचर में मिलते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट्स है वो क्या है भी, मैन मेड है, यानी कि उनको सिंथेटिकली बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ दी एलिमेंट्स आर सॉलिड, यानी कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 11 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अभी, रूम टेम्परेचर पे, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। तो ये देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या बोला गया है, 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट की बात की है। अब एलिमेंट में मेटल्स भी आ गए, नॉन मेटल्स भी आ गई और मेटलॉइड्स भी आ गई। तो देखो यहाँ पे इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि 2 एलिमेंट जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मरकरी एंड ब्रोमीन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मेटल में आपको आंसर लिखना है मरकरी। और अगर नॉन मेटल पूछा जाता है तो फिर आपको आंसर लिखना है ब्रोमीन। और अगर एलिमेंट के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं या एक दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर टिक करना है। तो ये ध्यान रखना है, एलिमेंट पूछा है, मेटल पूछा है, नॉन मेटल पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, एलिमेंट्स जो हैं गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो ये मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया ही था कि यहाँ पे
मरकरी के अलावा दो एलिमेंट्स और होते हैं, कौन से, गैलियम और सीजियम, जो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे 303 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये यहाँ पे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, एक था एलिमेंट, तो एलिमेंट को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, एलिमेंट की भी क्लासिफिकेशन को देख लिया है। सेकेंड जो था प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और प्योर कंपाउंड थे ना, तो अब हम यहाँ पे कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो देखो कंपाउंड क्या होते हैं अभी। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि कंपाउंड क्या होते हैं भाई, ऐसे सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बने, और कंबाइन भी कैसे हो रहे हैं, केमिकली। केमिकली का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, और कंबाइन भी जो करना है वो कैसे होना चाहिए भाई, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए बाय मास, तो ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो गए हैं और केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो वो कंपाउंड नहीं बनता है। कंपाउंड के लिए आपको ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या भाई, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए, कैसे, केमिकली होने चाहिए, और फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए बाय मास, तो ही कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम दोनों एग्जांपल को डिस्कस करते हैं यहाँ से, और फिर देखेंगे कि कंपाउंड को प्योर सब्सटेंसेस भी क्यों कहा गया है। तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब यहाँ पे बाय मास ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखो कि क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास कितना बन गया, 2। ऑक्सीजन का जो मास होता है ना वो कितना होता है, एक एटम है, एक एटम का मास कितना होता है, 16। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लोगे और 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कराओगे, तभी यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है यहाँ पे कि ये बाय मास क्या है, इसका फिक्स प्रोपोर्शन है। यानी कि इसके अलावा हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन का जो रेशो है, प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, वेरी करेगा, तो वो वाटर नहीं बनाएगा। ठीक है, वहाँ पे वाटर नहीं बनेगा। आप इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1:8, यानी कि जब ये 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 8 ग्राम या फिर 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तभी वो क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को फॉर्म करेगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे, बाय मास जो है इनका रेशो जो है फिक्स होता है। ऐसे ही देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो कार्बन का मास कितनी क्या होता है अभी, 12 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 है, दो का कितना होगा, 32। तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन के साथ जब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा ना, केमिकली रिएक्ट करेगा, तभी वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। अदरवाइज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जैसे वेरी करेगा तो और दूसरे कंपाउंड बन सकते हैं इसके, जैसे H2O2 बन गया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। तो इस तरह से यानी कि अदर सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को बनाने के लिए क्या है भी, वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है उनका क्या है भी, रेशो जो है यहाँ पे वो फिक्स होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो वेरी करेगा तो यानी कि कुछ और बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वेरी करेगा तो वाटर के अलावा कुछ और बन जाएगा। तो इसीलिए कंपाउंड को क्या बोला गया अभी, प्योर सब्सटेंसेस बोला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशो क्या है, फिक्स है। अगर आप वेरिएशन करते हो यहाँ पे एटम्स की, एलिमेंट्स को वेरी करा देते हो, तो यहाँ पे क्या है, फिर वो कुछ अलग बना लेता है। तो ऑलवेज यहाँ पे देखो, जब आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करोगे, वाटर की बात करोगे, तो हमेशा ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। तो ये क्या है यहाँ पे, एक ही टाइप का, यानी कि यहाँ पे ये क्या है भाई, ये प्योर ही बनेगा। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है, जो रेशो है, वो क्या है भाई, फिक्स है। फिक्स है तो यानी कि यहाँ पे कुछ और तो इंक्लूड ही नहीं है, कुछ और तो यहाँ पे भाई मिला ही नहीं है इसके साथ, तो इसलिए इसको प्योर भी बोला जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कंपाउंड, फर्स्ट क्या है, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जिनसे वो मिलके बना है। जैसे वाटर है, वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके ही बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है भी, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो बाय केमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल मेथड आप क्या कर सकते हो, जिनसे मिलके ये बना है उसमें इनको सेपरेट कर सकते हो। पॉइंट क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि जिनसे भी मिलके बना है कंपाउंड,
उनसे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन किया है तब वाटर बना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसके अलावा अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है वाटर। यानी कि केमिकली जो भी न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना, न्यू सब्सटेंस बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, यानी कि जिनसे वो मिलके बना है उनसे डिफरेंट होती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स हो गए किसके रिगार्डिंग भाई, कंपाउंड्स के रिगार्डिंग हो गए। आई होप आपको प्योर सब्सटेंसेस की कंप्लीट क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। प्योर सब्सटेंसेस वाला देखो पोर्शन ये था। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट देखा, कंपाउंड देखा, फिर एलिमेंट जो है वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे मिक्सचर को, यानी कि जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर देखो, सबसे पहले हम मिक्सचर को ही समझते हैं, मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर देखो हम बहुत ज़्यादा ना अपनी डेली लाइफ में भी इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो मिक्सचर का मतलब क्या है, यानी कि कुछ भी चीज़ें आपने क्या कर दी, मिक्स कर दी, मिला दी, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर को डिफाइन करते हैं। ए मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बनता है, या फिर यहाँ पे कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन करके नहीं बनते हैं। यानी कि मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये ऐसे ही मिक्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर में आपको पता है डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो एयर क्या होता है भी, मिक्सचर है। अब यहाँ पे जो एयर है वो कोई केमिकली यहाँ पे रिएक्ट तो करके बना नहीं है, एयर ने कोई केमिकली रिएक्ट थोड़ी ना किया है, वो ऐसे ही क्या है भी, आपस में मिक्स हो गए हैं। मिल्क है तो मिल्क भी क्या बनेगा भाई, मिक्सचर बनेगा। एग्जाम्पल और देखो, जैसे नमकीन है, तो आपने देखा होगा ना, नमकीन जो होती है, मिक्सचर नमकीन आती है, तो मिक्सचर नमकीन में भी क्या होते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं, तो वो क्या है भी, मिक्सचर का एग्जाम्पल बन गया। अब जैसे चाय है, तो चाय भी कैसे बनती है, देखो यहाँ पे टी लीव्स होती हैं, शुगर होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है, तो ये क्या है, मिक्सचर है। अब यहाँ पे कोई प्रपोर्शन तो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ है, तो ये क्या है भी, यहाँ पे ये सब किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, मिक्सचर के एग्जाम्पल बन जाएंगे। और क्या है, सैंड प्लस वाटर, तो सैंड प्लस वाटर भी क्या बन गया भाई, यहाँ पे मिक्सचर का एग्जाम्पल बन गया है। अब हम ये जो मिक्सचर होता है ना, ये भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो सकती है, इनकी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस, यानी कि इन्होंने मिक्स करके कंपोजिशन कैसी बनाई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मिक्सचर ने कंबाइन करके, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो कंबाइन हुए ना, तो उन्होंने कंबाइन करके कैसी कंपोजिशन को बनाया है, यानी कि वो एकदम से अच्छे से मिल गए हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स आपको विजिबल है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। वन इज़ होमोजीनियस एंड सेकेंड इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमो का मतलब देखो क्या होता है अभी, सेम होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप मिक्स करोगे ना, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी, यानी कि थ्रू आउट आपको कैसी दिखेगी, एक जैसी विजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अभी हमने चाय वाला एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पे जब ये टी लीव्स है, वाटर है और मिल्क है, तो ये सब क्या है अभी, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई, यानी कि आपको एक जैसी दिखती है ना चाय बनने के बाद, यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाते हैं। और देखो और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम, शुगर प्लस वाटर ले लो, तो जब आप पानी के अंदर चीनी को घोलते हो, डिजोल्व करते हो, तो वो क्या है, अच्छे से थ्रू आउट बन जाती है, एक जैसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देते ना कि कहाँ पे शुगर के पार्टिकल है। सॉल्ट को भी जब आप डिजोल्व करते हो तो ऐसे ही होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, जिसके अंदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। आप यहाँ पे इनको फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसे उनको देख नहीं पाते कि कहाँ पे इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे शुगर प्लस वाटर में आप नहीं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कर सकते, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते कि कहाँ पे शुगर है और कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्म हो गए, तो आप उन्हें देख भी नहीं सकते, दे कैन नॉट बी इजीली सीन। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी इजीली सेपरेट, यहाँ पे आप इन्हें इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते। एग्जांपल हो गया जैसे शुगर सॉल्यूशन है, सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, विनेगर है। विनेगर क्या होता है अभी, विनेगर सिरका होता है, एसिटिक एसिड है, एयर है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल बन गए, होमोजीनियस मिक्सचर के। अब जो होमोजीनियस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है ना, इससे जस्ट अपोजिट क्या है भी, प्रॉपर्टीज़ रखता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, जो यहाँ पे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, वो यूनिफॉर्मली क्या है भी यहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं। तो ए मिक्सचर इन विच अ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, वो क्या बन जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएंगे। अब यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे आप होमो के केस में, बट यहाँ पे क्या होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं इनके, यानी कि आप इनको देख सकते हो। और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनको आप सेपरेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड का जो मिक्सचर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब
क्या हो जाएगा, आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बाउंड्री भी विजिबल होगी। होमोजीनियस के केस में कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती है। यहाँ पे हेट्रो के केस में आपको बाउंड्री विजिबल हो सकती है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स विजिबल होंगे। इंक पे है और पेंट है, वुड है, ब्लड है। अब देखो आपको ये ब्लड है, इंक है, पेंट है, ये देखने में कैसे लग रहे होंगे कि भाई ये होमो है, बट यहाँ पे जो इनके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या है भाई, हेट्रोजीनियस ही इन नेचर होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही रखते हैं। इनको अभी हम समझेंगे कि होमो के अंदर, देखो होमो के अंदर यहाँ पे कौन से टाइप के मिक्सचर आते हैं, कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो इनको अभी हम देखेंगे। और हेट्रो में आपको मैंने बताया था जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो हेट्रोजीनियस में एक कोलॉइडल होते हैं, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, और क्या होता है साथ में, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये वाले जो एग्जांपल्स बन रहे हैं ना, ये आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगे, कोलॉइडल में और सस्पेंशन में। तो देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम से, पिक्चर से भी समझाया हुआ है कि हेट्रो का मतलब क्या होता है। देखो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, देखो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, ऐसी रैंडम येलो और रेड बॉल्स अलग अलग है। होमो के केस में क्या है, देखो एक पैटर्न के अंदर ये अरेंज है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस का। और यहाँ पे एक और ये एग्जाम्पल है, सैंड प्लस यहाँ पे आपने क्या लिया है, वाटर लिया है। तो यहाँ पे देखो जो सैंड होती है बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। और शुगर है और प्लस में वाटर लिया है आपने, तो यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीटली थ्रू आउट एक जैसा आपको सॉल्यूशन नज़र आता है। आपको वाटर में कहीं पे भी शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। तो ये कैसा मिक्सचर बन गया है अभी, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है अभी, मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एचटेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, DSSB के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको ना स्टेटमेंट में वो क्या करेगा, मिक्सचर की, कंपाउंड की, एलिमेंट की, इनकी ना किसी की प्रॉपर्टीज़ दे देगा, और उसमें से एक कोई प्रॉपर्टी है ना वो अलग दे देगा। तो फिर वो पूछ लेता है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ भाई इनमें से डिफरेंट है। तो आप वो तभी कर सकते हो जब आपको इन सब का अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड में। तो देखो एलिमेंट क्या बताया था हमने, एलिमेंट यहाँ पे है नहीं, बट हमने पढ़ लिया है तो हम उसको वैसे ही बोल के रिवाइज कर लेते हैं। तो एलिमेंट को हमने क्या बताया था कि जहाँ पे क्या होता है भी, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके क्या करते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड्स। और मिक्सचर क्या होते हैं अभी, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, यानी कि इनको क्या है भी, हम बस ऐसे मिक्स कर देते हैं एक साथ। यहाँ पे कोई रेशो फिक्स नहीं होता। एक पॉइंट और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि कंपाउंड के केस में जो आप मिक्स करते हो ना एलिमेंट्स को, और इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या किसी पॉइंट में डेफिनेशन में आपको इस तरह से मिल सकता है। और जो मिक्सचर होता है ना, इसमें क्या है, वेरिएशन होती है, यहाँ पे कोई भी रेशो जो है ना वो फिक्स नहीं होता। यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट को, कंपाउंड को, सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो ना, उनका रेशो कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि जो मिक्सचर होते हैं इनकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है, और जो कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होता है, जो इनकी कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका एग्जांपल देके बताया आपको। अब एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में ओनली वन टाइप के ही रहते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है भाई, एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। और एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर, यानी कि उनको और सिंपलर उसमें चेंज नहीं किया जा सकता बाय ईदर केमिकल और फिजिकल मेथड। और जो कंपाउंड होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो बाय सुटेबल केमिकल मेथड, यानी कि केमिकल मेथड कौन सा यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करके क्या है भी, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वाटर है तो वाटर का आप इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आपको वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक मेथड्स को चूज़ करके, यानी कि कौन से केमिकल मेथड को यूज़ करना है, हम यहाँ पे उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उनको चेंज कर सकते हैं। और जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, कैन बी द सॉरी इनको सेपरेट कर सकते हैं भाई, ये तो फिजिकल मेथड से ही सेपरेट हो जाएंगे। जैसे मान लो दाल और क्या है, चीनी है, उनको आपने मिक्स कर दिया, तो दाल और चावल है, तो उनको आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो ना बाय फिजिकल मेथड ही। तो ये सेपरेट हो सकते हैं। कंपाउंड
कंपाउंड को आप केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, बट एलिमेंट जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। एलिमेंट्स के पास अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिक्सचर में क्या होता है, शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज, यानी कि जिनसे भी वो मिलकर बना ना वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। यानी कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। कंपाउंड में क्या है, न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आ जाता है क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो भी न्यू सब्सटेंस बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो टोटली ही क्या होती है भाई, डिफरेंट होती है। अब देखो यहाँ पे ना आपको मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके रिगार्डिंग ना आपको 2-3 एक्टिविटीज़ दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, बहुत ही बेसिक और सिंपल सी एक्टिविटीज़ दी हुई है। तो एक बार ना यहाँ पे आगे जो मिक्सचर में हमने अभी डिस्कस किया है, तो मिक्सचर में आपको बताया मैंने, होमो के केस में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, हेट्रो के केस में सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन आएगा। तो इनको डिस्कस करने से पहले ना हम एक बार जो आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दी हुई है ना उनको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सी एक्टिविटीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या बताया गया है और आपको क्या यहाँ पे बताना है। ये बताया गया फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर कि आपने क्लास को क्या किया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया है, क्लास के 4 ग्रुप्स बना दिए, ABCD। ये फर्स्ट एक्टिविटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप है ना, यानी कि ए ग्रुप जो है, इसके पास 50 ml एक बीकर के अंदर वाटर है, 50 ml बीकर के अंदर वाटर है। और यहाँ पे बी के पास भी यही है, 50 ml बीकर के अंदर वाटर है। तो ए ग्रुप जो है ये तो क्या करता है, 50 ml ऑफ वाटर लेता है और इसमें यहाँ पे वन स्पैचुला क्या करता है, कॉपर सल्फेट को ऐड कर देता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू इन कलर होते हैं। आपको ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ना याद रखने हैं। जैसे अब कॉपर सल्फेट का नाम आया तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, तो ये ब्लू कलर का होता है। और जो यहाँ पे बी ग्रुप है इसने भी कॉपर सल्फेट लिया है, बट इसके पास क्या है, 2 स्पैचुला है। ठीक है, स्पैचुला क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहाँ पे जो स्पून जैसा, यानी कि हम अपनी किचन में जो स्पून का यूज़ करते हैं ना, तो केमिस्ट्री की लैब में क्या होता है, वहाँ पे वो जो स्पून जैसा मतलब होता है उसे हम स्पैचुला बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्पैचुला आपको यूज़ करने हैं कॉपर सल्फेट, 2 स्पैचुला यूज़ करने हैं क्या अभी, कॉपर सल्फेट। और जो ग्रुप सी है और ग्रुप डी है उनके पास क्या है, ग्रुप सी और ग्रुप डी को आपने बोल दिया है कि कॉपर सल्फेट लेना है और साथ में क्या ले सकते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। तो ये ऐसे पॉइंट्स ना आपको याद रखने हैं। जैसे अब पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है, तो ये क्या है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना लेता है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं। और या फिर आप ले सकते हो कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें से आपको क्या करना है, ग्रुप सी और ग्रुप डी को ये बोला गया है कि इनमें से जो मन करे ना वो उठा के कैसे भी मिक्स कर लो। जैसे अब यहाँ पे तो बोला है 1 स्पून लेना है, ये 2 स्पून है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे अपनी इच्छा अनुसार आप क्या कर सकते हो, इनको मिक्स कर सकते हो वाटर में। तो अब यहाँ पे ये जो 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लेना है और ये 2 स्पैचुला और यहाँ पे इनका ये करना है। तो ये आपको किस में मिक्स करने हैं, किस में डिसॉल्व करने हैं भाई, ये आपको करने हैं वाटर के अंदर। तो जो ग्रुप ए था इसने 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट को मिक्स किया, तो क्या हुआ, इसने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट होता है ना वो सॉल्युबल होता है वाटर में। ये जो कॉपर सल्फेट है इसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और यहाँ से क्या है, आपको एक ब्लू सॉल्यूशन मिल गया। क्या भी कि यहाँ से आपको एक ब्लू सॉल्यूशन मिल गया। अभी सॉल्युबल होता है तो यानी कि अच्छे से मिक्स हो गया। जैसे देखो शुगर क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, तो शुगर के क्रिस्टल्स आपको नहीं दिखाई देते ना डिजॉल्व होने के बाद। तो सेम ऐसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया और आपको यहाँ पे कोई क्रिस्टल्स विजिबल नहीं होते हैं। सेकंड देखो, अब यहाँ पे 2 स्पून कॉपर सल्फेट लेना था, तो अब ये तो सॉल्युबल होता है, तो 2 स्पून आपने कॉपर सल्फेट लिया, तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, ब्लू सॉल्यूशन बना लेगा। अब जो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी था, इनके केस में क्या हुआ है, यहाँ पे ये क्या है भाई, अच्छे से यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। अभी देखो आपने पढ़ लिया है होमोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये जो ए और बी ग्रुप है ना, ये जब मिक्स करते हैं ना तो यहाँ पे कैसा मिक्सचर बनता है भी, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। कैसा बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है मतलब कि यहाँ पे आपको कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती, यहाँ पे कोई कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स विजिबल नहीं होते, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाती है, थ्रू आउट सेम दिखता है। बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ना ब्लू कलर की सॉल्यूशन की, वो दोनों में डिफरेंट होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ग्रुप ए ने 1 स्पून को ऐड किया है, ग्रुप 2 ने 2 स्पून को ऐड किया है। अब देखो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, इंटेंसिटी मतलब क्या है कि आपको कलर कैसा विजिबल होगा, यानी कि डार्क दिखेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा। 2 स्पून वाला क्या है, 1 स्पून वाले के कंपेरिजन में थोड़ा डार्क दिखेगा, इंटेंस होगा कलर। देखो अब जैसे अगर आप एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच ही चीनी को ऐड करते हो, शुगर को ऐड करते हो, और 2 चम्मच को जब आप ऐड करोगे तो दोनों में स्वीटनेस
स्वीटनेस में, मीठे में डिफरेंस होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे तो क्रिस्टल्स का कलर देख रहे हैं हम, यहाँ पे टेस्ट थोड़ी ना करेंगे, यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल का कलर देख रहे हैं। तो दोनों में, ए और बी में बनाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। बनेगा यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर, बट दोनों ही सॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी है, यानी कि जो कलर दिखने की विजिबिलिटी है, वो दोनों की क्या होगी भी, डिफरेंट होगी। यानी कि एक कलर थोड़ा, यानी कि एक सॉल्यूशन थोड़ा लाइट दिखेगा, दूसरा सॉल्यूशन थोड़ा डार्क विजिबल होगा। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी ने जो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ इसको मिक्स किया है, तो यहाँ पे कैसा मिक्सचर बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा बनेगा भी, यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्या करना है भी, यहाँ पे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। अब क्या है, देखो हेट्रो का मतलब हमने देख ही लिया था कि हेट्रो का मतलब क्या होता है और होमो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आपको इस एक्टिविटी से ये समझाया गया था कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं, और अगर वो होमोजीनियस भी बनते हैं तो क्या वो सेम ही होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होती है या फिर कैसी होती है। अब हम यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड एक्टिविटी में देखो क्या पूछा गया और क्या बताया गया है, मतलब क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगेन क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, ए बी सी डी, ऐसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और ए ग्रुप को क्या करना है, फ्यू क्रिस्टल्स देने हैं कॉपर सल्फेट के। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए हैं, फ्यू क्रिस्टल्स, यानी कि जैसे 2-4 दाने होते हैं ना, इस तरह से फ्यू क्रिस्टल्स दे दिए उसको। और जो बी ग्रुप है, इसको क्या किया है, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दे दिया। 1 स्पैचुला क्या है, कॉपर सल्फेट दे दिया, यानी कि इनके पास तो फ्यू क्रिस्टल्स ही हैं और यहाँ पे क्या है, पूरा 1 स्पैचुला है। ग्रुप सी को क्या करना है, या तो चाक पाउडर दे देना है, चौक का पाउडर होता है ना, या तो वो दे दो, या फिर क्या करना है, व्हीट फ्लोर दे सकते हो आप यहाँ पे, यानी कि आटा दे सकते हो। तो ये आपने ग्रुप सी को दिया है, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे। और ग्रुप डी को क्या दिया है आपने यहाँ पे, या तो मिल्क दे सकते हो, यानी कि ग्रुप डी जो है वो मिल्क ले सकता है या फिर इंक ले सकता है। और सबको क्या बोला गया कि ये सैंपल दे दिए चारों ग्रुप्स को, और ये बोला गया कि इनको वाटर के अंदर ऐड करो और जो ग्लास रोड होती है उससे स्टिर करो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या जो हर ग्रुप ने सैंपल लिया है और वो जब ग्लास रोड से इनको सैंपल को मिक्स करता है, डिज़ोल्व करता है, तो क्या सबके पार्टिकल्स मिक्सचर के अंदर विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, यानी कि चारों जो डिफरेंट सैंपल है इनके पार्टिकल्स वाटर में विजिबल होंगे या नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो पहले एक बार वो चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर ही देख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ये अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके क्रिस्टल्स तो विजिबल होंगे नहीं, क्योंकि ये तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके भी क्रिस्टल्स विजिबल नहीं होंगे, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जो चॉक पाउडर होता है उसको वाटर में मिक्स करके देखना, जो चॉक पाउडर होता है उसको वाटर में मिक्स करके देखना क्या वो मिक्स होता है, नहीं होता है। यहाँ पे क्या है भाई, ये मिक्स नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चॉक पाउडर है इसके जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे विजिबल होंगे, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, विजिबल होंगे। और ये कैसा मिक्सचर बनाएगा, हेट्रो मिक्सचर बनाएगा। कैसा बनाएगा भी, हेट्रो बनेगा। और ये दोनों कैसे बनाएंगे, होमो मिक्सचर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे भी, होमो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको विजिबल ही नहीं है कि कॉपर सल्फेट कहाँ चला गया वाटर में। और यहाँ पे आपको चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर आप जो भी लेते हो, जिसको भी डिजोल्व करते हो वाटर में, उसके पार्टिकल्स विजिबल होंगे। और साथ में जब विजिबल है पार्टिकल तो इसे हम क्या बोलेंगे भी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और जो मिल्क है और इंक है, इसके यहाँ पे इसके पार्टिकल्स विजिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया है, नेक आई से ये देखने हैं, ठीक है। ये नेक आई से आपको चेक करना है कि विजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे तो पार्टिकल्स विजिबल हैं। डी के केस में क्या होगा, यहाँ पे डी के केस में कोई पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। मिल्क को जब आप ऐड करते हो वाटर में या फिर इंक को ऐड करते हो तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे पार्टिकल्स नो विजिबल, यहाँ पे येस, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। बट ये दोनों ही मिक्सचर कैसे होते हैं, हेट्रो होते हैं। ये दोनों ही मिक्सचर कैसे होते हैं, हेट्रो होते हैं। अभी हम समझेंगे कि कैसे ये दोनों हेट्रो होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे इसी एक्टिविटी में ही कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, यानी कि आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, एक टॉर्च लेनी है। और जो इनका सैंपल बनाया ना आपने, जैसे यहाँ पे डिफरेंट ए बी सी डी चारों इसमें क्या किए हैं आपने, सैंपल बनाया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टॉर्च लेनी है। और टॉर्च से क्या करना है, यहाँ से इन चारों सैंपल ऑफ सॉल्यूशन में से आपको लाइट को पास कराना है। तो क्या सभी मिक्सचर में से जो बीम ऑफ लाइट होती है वो पास हो जाती है, जो इनका पाथ होता है बीम ऑफ लाइट का वो विजिबल होता है या फिर नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है ना, ये क्या होता है, ये फिनोमिना होता है टिंडल इफेक्ट। ये कौन सा फिनोमिना होता है भाई, ये टिंडल इफेक्ट होता है। तो इस एक्टिविटी का आंसर करने से पहले, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम एक बार टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट को
समझने के लिए देखो, इट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स के ऊपर लाइट जो होती है ना, लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड और फाइन सस्पेंशन। अब ये कोलॉइड और जो फाइन सस्पेंशन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं अभी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब जैसे देखो सॉल्यूशन लिया आपने, तो सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, शुगर प्लस वाटर, इसे मिक्स कर दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन रखा, तो यहाँ पे जब आप बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो तो यहाँ पे क्या है, इस पार्टिकल्स के ऊपर ये क्या है भी, स्कैटरिंग नहीं करती, यानी कि यहाँ पे जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती है, क्योंकि ये जो पार्टिकल का साइज़ होता है ना, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल होता है। सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उनका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि वो जो यहाँ पे लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको स्कैटर नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता है। और कोलॉइडल जो होते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया मिल्क प्लस वाटर, या फिर हम इंक का ले सकते हैं, इंक भी हो सकती है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं भी, यहाँ पे इस तरह से पाथ ऑफ लाइट जो होता है ना वो विजिबल होता है। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें नहीं है, देखो यहाँ पे कोई पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है। यहाँ पे देखो ये क्या है भी, यहाँ पे लाइट के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ होता है ना, इसके अंदर मिल्क में यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है, इतना मतलब इनफ बड़ा होता है कि वहाँ वो क्या कर सकता है, लाइट को स्कैटर कर सकता है, तो यहाँ पे ये पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। और इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑल्सो, यहाँ पे तो आपको क्या है, पार्टिकल्स विजिबल ही होते हैं, आप इनको नेक आई से देख भी सकते हो सस्पेंशन के केस में। एग्जाम्पल लिया था जैसे हमने चॉक पाउडर प्लस वाटर का, या फिर व्हीट फ्लोर और वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो जो पार्टिकल है वो बड़े ही साइज़ के होते हैं ना, वो विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, ये जो लाइट का पाथ होता है वो आपको विजिबल होता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी पूछी है ना, इसमें यही पूछा है। तो देखो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो ए और बी है, यहाँ पे तो ये क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है, चाक पाउडर और जो व्हीट फ्लोर है, जिसके पार्टिकल्स आपको विजिबल है, ये क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। ये क्या होते हैं, सस्पेंशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये सस्पेंशन बोलते हैं। और जो मिल्क इंक वाला है, ये क्या बनाता है अभी, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे तो जो पाथ ऑफ लाइट है, यानी कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन के केस में विजिबल नहीं होगा, बट सी और डी के केस में जो पाथ ऑफ लाइट होता है विजिबल होता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के जो साइज़ है, यहाँ पे जो चॉक पाउडर है, व्हीट फ्लोर है, मिल्क है, इंक है, इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल होती है, यानी कि टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, इसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग, कि आपको क्या करना है, ये चारों जो सैंपल आपने बनाए ना, चारों सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किए हैं, इनको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, रख दो, और यहाँ पे फिर इन सारे सॉल्यूशन को क्या करके देखो, फिल्टर करके देखो, क्या यहाँ पे फिल्टरेट और रेजिड्यू सेपरेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं क्या, ऐसा पूछा गया है। तो देखो जो फ़िल्टर पेपर होता है, जैसे आपने इस तरह से फ़िल्टर पेपर लिया और फ़िल्टर पेपर को इस तरह से फनल उसमें कोन में लगा दिया, तो यहाँ पे जो फ़िल्टर पेपर होता है, तो उसके ऊपर जो कलेक्ट हो जाता है ना, वो क्या बनता है, रेजिड्यू। वो क्या होता है, रेजिड्यू होता है, और जो यहाँ से फ़िल्टर होकर आपको मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ़िल्ट्रेट। क्या बोलते हैं भी, उसे हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे देखो चाय जब छानते हैं, तो चाय की पत्ती जो होती है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे रेजिड्यू बन जाएगी, और जो चाय आपके पास आ गई वो क्या बन जाएगी, फिल्ट्रेट बन जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेजिड्यू क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो चारों सैंपल है ना, इनको फिल्टर करके देखना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में जब आप इसे फिल्टर करके देखते हो, तो यहाँ पे फिल्टर पेपर से ना पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही क्या हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई आपको रेजिड्यू नहीं मिलते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी, यानी कि इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है यहाँ पे इनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं कि आप इसे फिल्टर नहीं कर सकते हो। आगे नहीं वाली बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, कोई रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होता फिल्टर पेपर पे। तो ये मिक्सचर जो है ए और बी, ये कौन से टाइप के हैं भाई, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे, और ये इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपर आपको कोई रेजिड्यू नहीं मिलता है। अब सी और डी ग्रुप की बात करते हैं, तो जो ग्रुप सी बना था यहाँ पे, ग्रुप सी के पास जो सॉल्यूशन बना था वो क्या था भाई, वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन था, वो सस्पेंशन था। तो जब आपने चॉक पाउडर वाले सॉल्यूशन को या
फिर वीट फ्लोर वाले सॉल्यूशन को मतलब अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, रख दिया, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये बॉटम में इनके जो पार्टिकल्स है ना चॉक पाउडर के और वीट फ्लोर के, क्या बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब जब आप इसे फिल्टर करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको मतलब रेजिड्यू यानी कि फिल्टर पेपर के ऊपर अलग रेजिड्यू मिल जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर अलग से चॉक पाउडर और वीट फ्लोर मिल जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो क्या है भाई बड़े साइज़ के है ना, ये फिल्टर पेपर में से फिल्ट्रेट नहीं हो सकते हैं, और जो वाटर है वो क्या है भी फिल्ट्रेट होके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं। ग्रुप डी के पास सॉल्यूशन है मिल्क और इंक वाला, इसको भी जब आप फिल्टर करोगे तो यहाँ पे मिल्क और इंक वाला, बताओ फिल्टर पेपर से जब आप फिल्टर करते हो तो यहाँ पे ऐसा होता है क्या, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको इंक भाई दिख रही है या फिर मिल्क जो है उसके कुछ रेजिड्यू दिख गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है ये। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये भी फिल्टर पेपर में से फिल्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जो पार्टिकल का साइज़ होता है ना वो बीच में लाई करता है, किसके, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ तो यहाँ पे क्या है बहुत ही स्मॉल होता है, और यहाँ पे इनका पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि आप उसे नेक आई से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, इनके पार्टिकल की साइज़ की जो रेंज होती है ना वो इन दोनों पार्टिकल्स के साइज़ के बीच का होता है, यानी कि इससे सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा होता है, बट सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है ना उनसे स्मॉल होता है। तो ये होते तो हेट्रोजीनियस हैं, मिल्क और इंक वाले जो सॉल्यूशन बनेंगे ना, ये होते तो कैसे अभी हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, बट एक्चुअल में देखने में आपको कैसे लगते हैं, होमोजीनियस लगते हैं। जैसे यहाँ पे इंक है, तो इंक को जब आप ध्यान से देखोगे ना, और ये मतलब हम सेपरेशन टेक्निक वाले प्रोसेस में ना देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो सॉलिड रेजिड्यू है ना इंक का वो अलग रह जाता है, और जो वाटर वाला पार्ट रहता है, लिक्विड पार्ट रहता है, वो इवोपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होते बट वो प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि वो स्मॉल साइज़ की ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल बोलते हैं। सॉल्यूशन से बड़ा साइज़ होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। तो ये दो एक्टिविटीज़ थी। तो इस वाली एक्टिविटी में हमें क्या समझाया गया है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये जो होमोजीनियस और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में भी देखा है, ये भी फर्दर मतलब कि अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सॉल्यूशन यानी कि किस तरह से पार्टिकल का साइज़ है, पार्टिकल के साइज़ पे हम बोल सकते हैं, सस्पेंशन है और कोलॉइडल होता है। जैसे होमो और हेट्रो में डिफरेंस देखा है, तो ऐसी सस्पेंशन, कोलॉइडल और सॉल्यूशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो टिंडल इफेक्ट हमने समझ लिया क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्या भाई ब्रोनियन मूवमेंट, ब्रोनियन मोशन क्या होता है। इससे ना DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे इससे स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था TGT के पेपर में। तो देखो ब्रोनियन मूवमेंट या फिर ब्रोनियन मोशन क्या होता है। तो ब्रोनियन मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और ये क्या होता है, ये जिगजैग मोशन होता है। तो पार्टिकल्स का जो कंटिन्यूस जिगजैग मोशन होता है ना, वो क्या उसे ही हम क्या बोलते हैं अभी, ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्या देखा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं अभी, वो रेस्ट पे नहीं होते हैं। तो उनको जब मतलब स्ट्रॉन्ग उससे पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा गया कि पार्टिकल्स क्या करते हैं अभी, कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन में इधर उधर मतलब मूव करते रहते हैं, रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला गया, ब्रोनियन मोशन या फिर ब्रोनियन मूवमेंट बोला गया। अब ये जो ब्रोनियन मूवमेंट होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ कोलॉइड के ऊपर। अभी हमने देखा कि कोलॉइड होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि कोलॉइड क्या होते हैं। तो ये कोलॉइड के नेचर के ऊपर क्या है भी, इंडिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको NCERT बुक में भी दिया हुआ है। तो जो मतलब कौन से टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं ये मोशन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल का साइज़ क्या है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और साथ में विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे वाटर है और हनी है, वाटर है और आपके पास क्या है, शहद है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा विस्कस है, हनी ज़्यादा विस्कस है। तो यानी कि जो ज़्यादा विस्कस इन सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो ज़्यादा विस्कस होता है उसकी फ्लो होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी भाई, कम होगी। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो ये इंपॉर्टेंट टर्म बनती है ना वो यही वाली बनती है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर नहीं करता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और यही एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो जो जितना स्मॉल साइज का होगा उसकी विस्कोसिटी क्या है उतनी ज़्यादा होगी, स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी और फास्टर इज द मोशन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल जितने छोटे साइज के होंगे वो उतना ही ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में। अब हम यहाँ पे तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल में क्या डिफरेंस होता है। तो सॉल्यूशन अभी हमने देखा क्या होते हैं, अभी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप इनको ना जब भी ऐसे देखो डिफरेंस पढ़ते हो ना, तो इनका एक एक एग्जांपल ना माइंड में रखा करो। जैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर। और सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका भी, चॉक पाउडर प्लस वाटर का। और हेट्रोजीनियस में हम एग्जांपल ले सकते हैं इंक प्लस वाटर का। तो इस तरह से ना माइंड में क्या है, इनकी मतलब एक एक एग्जांपल को रखो और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को ना पढ़ो। तो आपको देखना सारी प्रॉपर्टीज़ ना एकदम से समझ में आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, जिसमें फेज विजिबल नहीं होता, बाउंड्री विजिबल नहीं होती, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो शुगर प्लस वाटर ऐसा ही मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हमने एग्जांपल लिया किसका, चॉक पाउडर प्लस वाटर का। तो उसमें तो यहाँ पे आपको पता ही है पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल होता है, तो ये हेट्रोजीनियस बनेगा। और कोलॉइडल भी क्या होता है, दिखने में होमोजीनियस होता है, देखने में ऐसा लगता है होमोजीनियस है, बट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसलिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं ना, आप उनको नेक आई से नहीं देख सकते हो। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, और इनको आप नेक आई से देख सकते हो। कोलॉइडल जो होते हैं इनका पार्टिकल बहुत ज़्यादा ना बड़ा होता है ना स्मॉल होता है। इनके पार्टिकल की रेंज इन दोनों पार्टिकल्स के साइज़ के बीच में होता है। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ना, इनके पार्टिकल्स को भी आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक आई, यानी कि यहाँ पे इनकी रेंज जो है पार्टिकल्स की वो स्मॉल ही होती है कि आप उसे नेक आई से नहीं देख सकते हो। जो सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा होता है, भी स्टेबल इन नेचर होता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप देखो, आपने शुगर सॉल्यूशन को यानी कि शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रख दिया, क्या ऐसा होगा कि आपने पहले तो पानी के अंदर चीनी को घोल दिया और फिर उसे जब आपने कुछ देर के लिए ऐसे रख दिया, 1 घंटे बाद आप जब उस पानी को देखते हो तो आपको उसमें शुगर के पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं और वाटर अलग दिख रहा है? ऐसा नहीं होता ना पॉसिबल। भाई सॉल्यूशन में क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाती है। तो यहाँ पे आप जब उसे अनडिस्टर्ब रखते हो तो यहाँ पे कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती, दे आर स्टेबल। और जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन कैसे होते हैं, नॉट स्टेबल, यानी कि जब आप उसे अनडिस्टर्ब रख देते हो कुछ टाइम के लिए तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे चॉक पाउडर प्लस वाटर को आप रख के देखना, या फिर आप सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल लेकर देखना, सोच के देखना, तो उसमें सैंड क्या है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, भी स्टेबल होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि यहाँ पे भी देखो आपको पार्टिकल्स वो नेक आई से विजिबल तो होते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल ही होते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब सॉल्यूशन जो है ये, इसमें आपको पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो ये फिल्टर पेपर से क्या है भी आराम से पास हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी फिल्ट्रेशन करके आप उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये हमने एक्टिविटी में भी समझा था। जो कोलॉइडल सस्पेंशन होते हैं उनको जब आप फिल्टर पेपर से पास कराते हो तो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं वो बाय फिल्ट्रेशन। चॉक पाउडर प्लस में वीट फ्लोर का एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। और ये क्या है, पार्टिकल्स आर इनफ टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यहाँ पे भी इन पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल ही होता है, मतलब ठीक है सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है इन पार्टिकल्स का साइज, बट छोटा ही होता है इतना कि वो फिल्टर पेपर से क्या है भी आराम से मतलब पास हो सकते हैं, उनको हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, यहाँ पे चोक वाटर का, सैंड वाटर का, मिल्क एंड ब्लड का एग्जांपल आ गया कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम से यानी कि इस तरह से दिखाया गया है कि ये सॉल्यूशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो दिखाया गया है। और ये कोलॉइडल इन दोनों पार्टिकल्स, इन दोनों सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज के मिडवे में होता है ये, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाया गया आपको। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बार बार ये जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन कैसा होता है, भी होमोजीनियस इन नेचर होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, 2 कंपोनेंट से मिला है। फर्स्ट होता है सोल्यूट, सेकंड होता है सॉल्वेंट। फर्स्ट क्या होता है, सोल्यूट, सेकंड होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब हमने सॉल्यूशन तो बना लिया, आपने सॉल्यूशन बनाया शुगर प्लस वाटर का, और सॉल्यूशन बनाया किसका भी, सॉल्ट प्लस वाटर का। अब ये सोल्यूट किसे बोलेंगे और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, तो देखो अब यहाँ पे आप सोल्यूट को और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, हम इसे 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट बोल देते हैं। और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं। बट इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी जो मतलब प्रॉपर डेफिनेशन बनती है ना, इसको हम डिफाइन करते हुए कैसे करते हैं,
कि जिस कंपोनेंट को डिज़ोल्व किया जाता है, जिस कंपोनेंट को हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं, वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। और जो सोल्यूट होता है ना, वो जनरली क्या होता है भी, लेस क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है। तो इसलिए बोला गया है कि स्मॉलर क्वांटिटी में सोल्यूट होता है, ये एक डेफिनेशन होती है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बताइए आपको, कि जिस भी कंपोनेंट को हमें डिज़ोल्व करना होता है, जैसे मान लो आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करना चाहते हो, तो सॉल्ट यहाँ पे सोल्यूट बनेगा। आप कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करना चाहते हो, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे सोल्यूट बनेगा। आप उसको शुगर को डिज़ोल्व करना चाहते हो, तो शुगर यहाँ पे क्या बनेगा भाई, सोल्यूट बनेगा। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिस कंपोनेंट में आप डिज़ोल्व कर रहे हो, जिस कंपोनेंट में आप सोल्यूट को ऐड कर रहे हो, डिज़ोल्व करना चाहते हो, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है भी, एक्सेस अमाउंट में होता है, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट, यानी कि वो वाला कंपोनेंट जिसके अंदर क्या है, वो डिज़ोल्व होता है, यानी कि दूसरा कंपोनेंट आके डिज़ोल्व होता है, उस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। आप सिंपल सा ध्यान रखो, जिसको डिज़ोल्व करना चाहते हो दैट इज सोल्यूट, जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हो दैट इज सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, जैसे एयर है, एयर आपको पता है मिक्सचर होती है डिफरेंट गैसेस का। एयर क्या होता है भाई, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। बट यहाँ पे ना ये वाला जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे हम इस एग्जांपल को ना थोड़ा सा ऐसे लेके समझेंगे कि एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ही प्रेजेंट है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है, लेसर क्वांटिटी में ही सही, बट वहाँ यहाँ पे दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अमाउंट को ही ध्यान रख के सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे एयर में। तो अब देखो, ऑक्सीजन जो होती है उसका रेशियो क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होता है एयर में। तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या बोला गया है, यहाँ पे सोल्यूट बोला गया है। और एयर को क्या, एयर में नाइट्रोजन की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भी, सॉल्वेंट बन जाएगा। ऐसे ही देखो कोका कोला, तो जो कोका कोला ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है। यहाँ पे क्या होता है भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पे वाटर में मतलब वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वाटर क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट बनेगा। सी वाटर है, अब आपने देखा है कि सी वाटर के अंदर हम पढ़ते हैं ना, सी वाटर के अंदर से ही नमक को बाहर निकालते हैं। तो सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है, सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट क्या बनेगा, सी वाटर में सोल्यूट बन जाएगा। और पानी वहाँ पे ज़्यादा है, सी वाटर में पानी क्या रहेगा भाई, समुद्री पानी ज़्यादा है ना, तो वाटर वहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। तो इस तरह से आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन जो है आप वो डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ये आपको ना डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिया हुआ है कि आपको ऐसे टेबल बना के या फिर इन सारे, ये सब यहाँ पे क्या है, आपको बुक में ना ऐसे इन सारे टर्म्स का नाम मिल जाएगा। तो इनको यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में, ताकि आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, यानी कि डिफरेंट बेसिस पे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो उसको समझ सको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, कि आपने सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया है। अभी समझ में आ गया ना सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हो, जैसे वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, तो वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। तो एक्वस क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, जिसमें भी वाटर क्या एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह, तो उसे हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे देखो शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर को आपने वाटर में ऐड किया, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपने बनाया, तो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने NaCl को, यानी कि सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को वाटर में ऐड किया है। नॉन एक्वस का मतलब क्या होगा, कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना वो अदर देन वाटर होगा। नॉन एक्वस का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा ना भाई, वो कौन सा होगा, अदर देन वाटर होगा। यानी कि यहाँ पे वाटर के अलावा आप कोई भी सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन एक्वस बन जाएगा। जैसे अदर देन, यहाँ पे इसके क्या हो सकता है, अल्कोहल का यूज़ कर सकते हो आप, किसका यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल का यूज़ कर सकते हो, बेंजीन का यूज़ कर सकते हो, और भी कोई डिफरेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि वाटर के अलावा जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ करोगे ना, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे भाई, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जाएंगे। आपको एनसीईआरटी में ना एक एग्जांपल भी दिया हुआ है नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप मुझे बताना कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन का, और उससे क्वेश्चन ना कई बार पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन अब ऐसे नहीं है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये पूछा गया है वहाँ पे, मतलब वो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप मुझे बताना, अगर आपने एनसीईआरटी को रीड किया है, कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा आपको बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, यानी कि आपने कितने सोल्यूट को ऐड किया है, अमाउंट कितनी ऐड की है सोल्यूट की। यहाँ पे देखो, अगर आप लेस अमाउंट को ऐड करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर आपने एक्सेस में सोल्यूट को ऐड कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। आप देखो, इसे ऐसे समझ लो, जैसे आपने एक बीकर लिया, और ये मतलब आपके पास 2 बीकर है, आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है और एक क्या करना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है शुगर का। चलो हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, लैब में भी नहीं जा रहे, मतलब केमिस्ट्री के उसमें भी नहीं जा रहे, नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, तो आपने क्या किया, एक इसके अंदर तो 1 ही चम्मच चीनी को ऐड कर दिया और यहाँ पे 5 चम्मच चीनी को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सोल्यूट की जो अमाउंट है, सोल्यूट क्या होता है जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे जो सोल्यूट की अमाउंट है वो 1 स्पून है, यहाँ पे कितनी है, 5 स्पून है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, और ये क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं, बेस ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे ये अमाउंट नहीं भाई, अमाउंट के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आप सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकता है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वही क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। भाई आप शुगर को सॉल्युबल बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कि भाई वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, तो उससे हमने सॉल्युबल बोल दिया। ऐसे सॉल्ट को सॉल्युबल बोल रहे हो, तो वो क्या है भाई यहाँ पे, कि उसके अंदर वो कैसे डिसॉल्व हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकता है। 1 इज अनसैचुरेटेड, सेकंड इज सैचुरेटेड, एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखो, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे, यानी कि आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड किया और उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी अभी भी है कि वो और भी सोल्यूट को ऐड कर सकता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, वहाँ पे कोई भी यानी कि सोल्यूट की अमाउंट नहीं बची है, वो अच्छे से क्या कर लिया, उसने मिक्स कर लिया है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ के देखो, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, एक ग्लास लिया आपने, और इसके अंदर ना यहाँ पे आपने पहले 1 चम्मच चीनी को ऐड किया, एक ग्लास ऑफ मतलब पानी लिया आपने, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी को ऐड किया, आराम से डिसॉल्व हो गई वो। फिर आपने सेकंड चम्मच को ऐड किया तो भी आराम से डिसॉल्व हो गई, थर्ड चम्मच को ऐड किया तो भी आराम से डिसॉल्व हो गई। ऐसे करते करते ना 10 स्पून शुगर तक वो क्या है, यहाँ पे आराम से ना डिसॉल्व करता जा रहा है शुगर को। तो अब देखो, जो ये 10 स्पून है ना, ये इसका यानी कि इसके बाद जब आप और शुगर को ऐड करोगे ना, तो वो उसको डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उस पॉइंट को जिसके बाद वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो पॉइंट बन जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। क्या है वो, सैचुरेशन पॉइंट है। और जब वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है और 10 स्पून तक ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे वो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, यानी कि नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, तो उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक आप उसमें 1 स्पून से लेके 10 स्पून तक ऐड कर पा रहे थे ना, तो उसको हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप और सोल्यूट को ऐड कर सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें आप और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे आके और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म होती है, कौन सी भाई, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर अनडिसॉल्व सोल्यूट, यानी कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है भी, अनडिसॉल्व सोल्यूट प्रेजेंट होता है देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है, और उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या बन जाती है, क्रिस्टलाइज होने की बन जाती है। यानी कि आपने वहाँ पे इतना ज़्यादा सोल्यूट को ऐड कर दिया है कि वो वापस से क्या है, सॉलिड बनने लग जाता है, यानी कि वो वापस से क्रिस्टलाइज होने लग जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर से एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया सोल्यूट का, इसे यहाँ पे ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में ऐड किया और इसने क्या किया अभी यहाँ पे सॉल्यूशन बना लिया, ये क्या किया अभी यहाँ पे सॉल्यूशन बना लिया। अब ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया ना, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है अभी ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टेम्परेचर, यहाँ पे ना टेम्परेचर का भी रोल होता है, उसको भी देखेंगे, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने शुगर का ही एग्जांपल दिया आपको, तो यानी कि शुगर को आप ऐड करते जा रहे हो और वो आराम से ऐड मतलब डिसॉल्व होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है भाई, अब एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके बाद क्या है वो और शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ए सॉल्यूशन दैट होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जिसके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होती है और कैन बी डिसॉल्व, यानी कि सॉल्यूट के अंदर, सैचुरेटेड के अंदर जितनी डिसॉल्व हो सकती है ना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे क्या है सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वो वापस से प्रेसिपिटेट होने लग जाता है, सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स बनाने लग जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आ गया ये समझ में यहाँ पे। अब देखो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लेते हैं। अभी सॉल्युबिलिटी की बात हो गई ना, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टर्म को भी समझ लेते हैं और सॉल्युबिलिटी टर्म के साथ साथ टेम्परेचर इफेक्ट को भी देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स है ना टेम्परेचर इफेक्ट वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको हमने देखा, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी सॉल्यूट की वो वाली मैक्सिमम अमाउंट जो किसी भी सॉल्वेंट में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आराम से क्या है डिसॉल्व हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब देखो जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर से क्या मतलब है, आप देखो रूम टेम्परेचर पे जैसे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में आप जो आइस वाटर होता है ना उसके अंदर चीनी घोल के देखना, और जो नॉर्मल वाटर होता है ना उसके अंदर चीनी घोल के देखना, तो किसके अंदर चीनी आराम से घुल जाती है, जो नॉर्मल वाटर आपने लिया उसमें जल्दी घुल जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी कर रही है ना भाई, क्योंकि कोल्ड वाटर जो है आइस वाटर है उसका टेम्परेचर अलग है, जो आपने नॉर्मल वाटर लिया है उसका टेम्परेचर अलग है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर पे वो डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे क्या है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, और जो सॉल्युबिलिटी है ना वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट आएगी। जैसे शुगर कितना डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और सॉल्ट कितना डिसॉल्व हो सकता है वो वेरी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ग्लास के अंदर अगर 10 चम्मच चीनी घुल सकती है तो एक ग्लास के अंदर 10 चम्मच नमक भी घुल सकता है, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी कर सकती है एट पर्टिकुलर, यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो गई, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेगी। आप देखो जब आप गर्म करते हो किसी भी चीज़ को तो उसके अंदर यानी कि गर्म पानी के अंदर अगर आप चीनी घोलते हो, नमक घोलते हो तो वो जल्दी घुल जाता है। तो यहाँ से क्या है, ये बात हमें समझ में आ रही है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट होता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आराम से किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है डिसॉल्व हो सकती है, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हम यहाँ पे ना दो सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, यानी कि दो टाइप के सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को देखेंगे, उसके ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को देखेंगे। एक है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी कि जब आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, और एक हम देखेंगे यहाँ पे गैसेज डिसॉल्व इन लिक्विड। इन दोनों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का क्या मतलब, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, शुगर को आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, या फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल्स को आप डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में मतलब वाटर के अंदर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल होगा। अब देखो जब आप नॉर्मल, अभी मैंने आपको आइस वाटर, नॉर्मल वाटर, और मान लो आप वाटर को हॉट कर मतलब हीट करते हो, उस केस के अंदर सॉल्युबिलिटी बताओ। तो देखो जब आप पानी को गर्म कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आप कुछ भी डिसॉल्व कर रहे हो, चाहे सॉल्ट, चाहे कॉपर सल्फेट, चाहे मतलब शुगर, वो क्या है जल्दी घुल जाएगी। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी है, इंक्रीज होगी। किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, जब सॉलिड को आप डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। बट ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करोगे लिक्विड में, हम तब की बात कर रहे हैं।
अब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कोल्ड वाटर में, आइस वाटर में, पानी में नमक घुलने में, शुगर घुलने में क्या हो रहा था भाई, टाइम लग रहा था। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से सॉलिबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, की भाई गैस को डिजॉल्व कर रहे हो लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है ना, जैसे पानी में, एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या है कि जैसे फिश जो है वो पानी में रहती है, तो पानी में जो फिशेज़ रहती है ना, उनको ब्रीथ करने में, अब आपको पता है कि जो मतलब वहाँ पे पानी है, पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जिसको ब्रीथ करते हैं वहाँ पे जो भी एक्वेटिक मतलब लाइफ होती है, जैसे फ़िश वगैरह जो है ये सब। तो वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है, वाटर में प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो जब टेम्परेचर राइज होता है ना, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर राइज होने का मतलब क्या है कि पानी जितना गर्म होगा, तो यानी कि इसी वजह से जो कोल्ड वाटर होता है ना, उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर के। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पे जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। और टेम्परेचर डिक्रीज होने से, यानी कि जितना ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स ना आपको ध्यान रखने हैं। और ये ध्यान रखना है कि सॉलिड का क्या इफेक्ट है, मतलब सॉलिड को जब आप डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या हो रहा है, गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे पूरा सॉलिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमने डिफरेंट बेसिस पे देखा। तो अब यहाँ पे ना एक कैटेगरी और बनती है जिससे क्वेश्चन ना बन सकते हैं। तो वो क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की स्टेट कैसी है, सॉल्वेंट की स्टेट कैसी है। स्टेट से क्या मतलब है कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर गैसियस स्टेट में। तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे 3 टाइप के डिफरेंट सॉल्यूशंस बनते हैं। कौन से, गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड क्या है लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड क्या है सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको 9th की केमिस्ट्री में नहीं दिया हुआ है, बट वैसे हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको मतलब ये सब हम पढ़ते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। तो देखो स्टेट के बेसिस पे, यानी कि सॉल्वेंट का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेसिस पे हम 3 टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक होते हैं गैशियस, एक होते हैं लिक्विड, और एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखो गैशियस सॉल्यूशन क्या होंगे, अब हम यहाँ पे सॉल्वेंट के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट की स्टेट के बेसिस पे। तो गैशियस सॉल्यूशन क्या होंगे, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा भाई, गैशियस स्टेट में होगा। तो जब आप गैस को गैस में डिसॉल्व करते हो, जब सॉल्यूट क्या है आपका, गैस है, तो यानी कि जब आप गैस को गैस में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या बन जाएगा, गैशियस सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करेंगे, दैट इज ऑल्सो गैशियस सॉल्यूशन, एंड सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो दैट इज ऑल्सो गैशियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे देखो गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, मिक्सचर जो है गैसेस का, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर आप एयर बोल सकते हो। एयर में भी तो डिफरेंट गैसेस होती है, तो गैसियस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन गैस में एग्जांपल क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, तो और ये मिक्स किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, तो वो क्या बन जाता है, गैसियस सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। तो ये जो कैम्फर है नाइट्रोजन गैस में, ये जब डिसॉल्व होता है तो ये भी क्या बन जाता है, गैसेस सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो जब गैस मतलब यहाँ पे सॉल्यूट होती है, गैस इन लिक्विड होता है, या फिर लिक्विड इन लिक्विड होता है, सॉलिड इन लिक्विड होता है, तो इनके भी एग्जाम्पल करने हैं। तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था ना एक्वेटिक लाइफ वाला, तो वहाँ पे यही था कि वाटर के अंदर क्या था भाई, डिसॉल्व ऑक्सीजन थी जिसको वो ब्रीथ करती थी फिशेज। तो ये ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर हो गया। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं गैस इन लिक्विड का, क्या हो सकता है अभी, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, वहाँ पे भी जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसमें लिक्विड में प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्या है भाई, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड का आपने देखा है, अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाता है आराम से, तो लिक्विड इन लिक्विड का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। और सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड में ग्लूकोज को आप ले सकते हो, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ऐड कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये किसके एग्जांपल हो गए भाई, लिक्विड सॉल्यूशन के। नेक्स्ट क्या है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, गैस को जब आप मिक्स कर रहे हो सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में, या फिर सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स कर रहे हो, तो ये यहाँ पे इसके एग्जांपल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को ऐड किया जाता है पैलेडियम सरफेस पे, पैलेडियम मेटल होती है, तो इसके सरफेस पे जब हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है तो
तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है, तो इन दोनों का जो अमलगम होता है वो किसका एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का है। और कॉपर डिजॉल्व इन लिक्विड गोल्ड, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर और गोल्ड का जो मिक्सचर बनता है, दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो किसका एग्जाम्पल है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पे जो सॉलिड सॉल्यूशन है ना, सॉलिड इन सॉलिड है, तो ये क्या बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, एलॉय बोलते हैं। तो ये एलॉयज जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एचटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एचटेट के एग्जाम में तो क्या है, आपको डिफरेंट एलॉयज के नाम दिए हुए थे और उसका ना मिक्स ये पूछा गया था कि इनकी कंपोजिशन क्या है, मतलब कि वो मिलके किससे बने हैं। और देखो DSSB के एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा गया था। और आई थिंक ना यहाँ से एनवीएस और केवीएस में भी पेपर में मतलब क्वेश्चन आया था, अभी जो टीजीटी वाले रिसेंट पेपर हुए थे ना एलॉय से, ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, पूछा हुआ था, या पता नहीं प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग पूछा हुआ था। बट आई थिंक ये एनवीएस और केवीएस के पेपर में भी एलॉय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो एलॉय क्या होते हैं अभी, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। एलॉय क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कैसा होता है भी, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल मिक्स होती हैं या फिर नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है मेटल के साथ, तो यहाँ पे आपको मतलब यूनिफॉर्म दिखाई देता है, ऐसे कोई मतलब यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, ऐसे कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती, ऐसे आप सेपरेट नहीं कर सकते उनको। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, आप इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते। बट स्टिल एलॉय इज कंसीडर टू अ मिक्सचर, एलॉय को मिक्सचर ही कंसीडर करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, ये अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और इनकी कंपोजिशन भी क्या होती है भी, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या है भी, मतलब कि आप वेरी कर सकते हो, यानी कि आपको कौन सी मेटल कितनी मिक्स करनी है, कौन सा मेटल नॉन मेटल का क्या रेशियो रखना है, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। एलॉय डिस्कस करेंगे, इनकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके यूजेस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ब्रास, फर्स्ट क्या है भी ब्रास। तो ब्रास जो होता है एलॉय, वो किस किस के मिक्सचर, मतलब किससे मिलके बना है, कॉपर एंड जिंक से। किससे भाई, कॉपर एंड जिंक से। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, डेकोरेटिव आर्टिकल, टैप्स वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, तो जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का क्या होता है अभी, ये किससे मिलके बना है, कॉपर एंड टिन से। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, स्टैचू एंड मेडल्स वगैरह बनाने में। और ब्रास का ही शायद आपको ना एनसीईआरटी की बुक में रेशो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉपर है, जो ब्रास है, ब्रास में सॉरी ब्रास में कॉपर जो होता है ना, ब्रास ही है, ब्रॉन्ज का रेशो नहीं। ब्रास का रेशो जो आपको बुक में दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, 70% तो कॉपर होता है, 70% कॉपर होता है, और जिंक जो होता है वो 30% प्रेजेंट होता है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये सॉलिड इन सॉलिड का बन गया, यानी कि एलॉय का एग्जांपल हो गया। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, और यहाँ पे जो कॉपर होता है ना वो 90% होता है। कॉपर कितना होता है अभी, 90% होता है, और टिन जो होता है वो 10% होता है। इसका यूज़ स्टैचू एंड मेडल्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोल्डर, तो सोल्डर जो होता है ये एलॉय है लेड एंड टिन का, और लेड का सिंबल होता है PB, टिन का सिंबल होता है SN। और सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे 50% लेड और 50% टिन प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील और स्टील जो होते हैं ना, दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बनता है भाई, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, इनके मिक्सचर से बन के मिलके बनता है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह बनाने में, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर किससे मिलके बनता है भाई, कॉपर, निकल एंड जिंक से। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है गन मेटल, गन मेटल में कंपोजिशन क्या होती है, कॉपर की, टिन और जिंक। और गन्स एंड फ्रेम्स ऑफ स्पेक्टिकल्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ड्यूरालुमिन, यहाँ पे ना जो एचटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, ड्यूरालुमिन, मैग्नीशियम और ब्रास और ब्रॉन्ज का ना, ये आपको टेबल एक दिया हुआ था और मिक्स करनी थी कंपोजिशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और ड्यूरालुमिन क्या होता है भी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीज से मिलकर बनता है। बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनकी बॉडी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बनता है एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम से। इन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है उसे मैग्नीशियम बोलते हैं, और ये किचन वेयर्स बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्टील, स्टील बनता है आयरन एंड कार्बन के
मिक्सचर से, यानी कि दोनों को मिक्स करने से। और इसका यूज़, स्टील का यूज़ शिप कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, यानी कि शिप की जो बॉडी होती है उसको बनाने में यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे एलॉय के बारे में, और एलॉय की हमने कंपोजिशन देखी, कुछ एलॉयज़ की कंपोजिशन देखी, और साथ में उसके यूजेस को भी देखा। अब यहाँ पे देखो क्या कंप्लीट हो गया है और क्या रह गया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, देखो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट, और साथ में इसकी क्लासिफिकेशन हो गई है, कंपाउंड हो गया है, मिक्सचर के टाइप्स हो गए हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस कर लिया है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एलॉय क्या होते हैं, ये सब हो गया है। और यहाँ पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और बच गई है कोलॉइड वाली, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। और इसको डिस्कस करने के बाद जो एक न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पार्ट बचता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो जब हमने यहाँ पे कोलॉइडल ये कोलॉइड्स डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे क्या बताया था कि दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, बट देखने में ये आपको कैसे लगते हैं, होमोजीनियस लगते हैं। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, इसमें सोल्यूट और जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, देखो ये मिलाने से ही बनते हैं। अब इन सब में क्या हो रहा था, ये मिक्सचर ही तो है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल, ये सभी क्या है भाई, यहाँ पे मिक्सचर ही तो है। अब मिक्सचर में क्या है, दो या दो से ज़्यादा इनके क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो कोलॉइडल होते हैं ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सेम ऐसे ही कोलॉइडल में, कोलॉइड्स में क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स फेज कैसे होता है, जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है ना, उसी तरह से कोलॉइड्स में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। और जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है ना, वैसे ही कोलॉइड्स में क्या होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो ये सॉल्वेंट की तरह होता है और ये क्या है भाई, यहाँ पे सॉल्यूट की तरह होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एचटेट के लास्ट पेपर में आया था, DSSB के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्या होता है, डिस्पर्स फेज यानी कि अगर लिक्विड स्टेट में है, और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जिसको डिसॉल्व करना है वो तो लिक्विड है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो गैशियस स्टेट में है। तो यहाँ पे इस टाइप के कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, फोग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, यहाँ पे आपको या तो वो एग्जाम्पल दे देगा, जैसे मान लो उसने फोक दे दिया, शेविंग क्रीम दे दी, और इसमें पूछ सकता है कि कौन से टाइप का सोल है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ऑप्शन दिए होंगे कि एरोसोल है, फोम है, इमल्शन है। तो शेविंग क्रीम क्या बनता है, फोम होता है। या फिर वो क्या पूछ सकता है, आपको कोई भी इनमें से एक एग्जाम्पल देगा और इसका ये पूछ लेगा कि इसका डिस्पर्स फेज आइडेंटिफाई करो, डिस्पर्जन मीडियम बताओ। तो वो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर क्या करेगा, वो आपको डिस्पर्स फेज बता देगा, डिस्पर्जन मीडियम बता देगा, और फिर पूछेगा कि कौन से टाइप का सोल है, या फिर किस में लिक्विड फेज के अंदर और मतलब डिस्पर्जन मीडियम होता है। इस तरह के क्वेश्चन करके मतलब वो पूछ सकता है टेबल का यूज़ करके कि क्या होता है। या फिर वो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि इनमें से कौन इमल्शन है, कौन सा इमल्शन नहीं है, ऐसे वाले चूज़ करने के लिए वो बोल सकता है। तो यहाँ पे देखो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब डिस्पर्स फेज आपके पास क्या होता है, सॉलिड स्टेट का होता है, और डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, यानी कि सॉलिड को गैस में डाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एरोसोल ही होता है ये, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्मोक में डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, सॉलिड इन गैस ही होते हैं, तो दे आर नॉन एज एरोसोल्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, तो यानी कि डिस्पर्स फेज जब गैस स्टेट का होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, तो उसे हम बोलते हैं फोम, और इसका एग्जाम्पल हो गया शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज होना चाहिए लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम होना चाहिए लिक्विड, तो यानी कि लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, इमल्शन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया मिल्क है, फेस क्रीम है। फिर नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ये डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सोल। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। फिर नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, यानी कि डिस्पर्स फेज बन रहा है यहाँ पे गैस, डिस्पर्जन मीडियम बन रहा है सॉलिड। एग्जाम्पल हो गया फोम, तो एग्जाम्पल हो गए रबर, स्पंज एंड प्यूमिस। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल बन गया जेल, जेली, चीज़, बटर। एंड सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल एलोए हो सकते हैं, कलर्ड जेम स्टोन्स हो सकते हैं। आप देखते हो ना जो रिंग्स होती हैं, रिंग आपने देखी होगी कि कलर्ड स्टोन्स वाली रिंग पहनते हैं काफ़ी लोग, तो वो जो स्टोन्स होते हैं वो क्या है, एलोई ही होते हैं। तो सॉलिड सोल का एग्जांपल हो सकता है वो कलर्ड जेम स्टोन्स, मिल्की ग्लास। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखो आपको
चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीजीटी साइंस में भी आपका कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम टारगेट हो, आप पहले तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनको अच्छे से समझना। फिर इसके बाद जो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, देखो आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, सिर्फ ऐसे लिखा होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ यही 3 फॉर्मूले नहीं आते, और भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, लाइक नॉर्मेलिटी है, मोलारिटी, मोलालिटी, पीपीएम, ये सब भी होते हैं जिनको आप 11th-12th में पढ़ते हो। तो इसीलिए आपको पहले तो ये जो 9th-10th के अकॉर्डिंग है ना, इसको अच्छे से करना है, और फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मोल कॉन्सेप्ट है, आपको ना ये थोड़ा सा एक लेवल अप करना है। यानी कि 9th-10th के लेवल से ना एक थोड़ा सा अप लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में, बट एक लेवल थोड़ा सा ना अप पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना अच्छे बनने के चांसेस है। यानी कि 9th-10th से थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में तो ना आपको जो ये बुक में दिया हुआ है ना, मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि 3 ही फॉर्मूले दिए हुए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के। तो इस क्लास में तो हम यहाँ पे इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे, बट अलग से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट को ना हम एक अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे, कि अगर एक लेवल 9-10 से ऊपर पूछा जाता है तो कैसे आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, और वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मास बाय मास परसेंटेज। क्या डिस्कस करेंगे, देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने देखा ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो अमाउंट कितनी है। भाई सॉल्यूट कम है तो उसे हम बोल रहे थे डाइल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसे हम बोल रहे थे कंसंट्रेटेड। तो बेसिकली कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इन्हें 3 वे से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है, मतलब यहाँ पे वो क्या है भाई, मास में, यानी कि उसके जो पार्ट्स है वो मास में ही प्रेजेंट है, यानी कि वो उसकी जो अमाउंट है वो क्या है भाई, मास, मतलब मास क्या, मतलब ग्राम में आपको गिवन है। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो मास बाय मास परसेंटेज को, इसे हम W/W भी लिख सकते हैं। और ये बन सकता है भाई क्या, यहाँ पे W/W अच्छे से करके लिखते हैं। तो W/W परसेंटेज क्या आ जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे A और B ये 2 कंपोनेंट है, A और B 2 कंपोनेंट है। एक तो होगा मास ऑफ सोल्यूट। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो इसके लिए जब आपको क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कर सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा, तो मिलके क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में तो क्या करना है, दोनों के अमाउंट को ऐड कर देना है। मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मान लो आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है ए कंपोनेंट के लिए, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आप मास लिखोगे किसके लिए, ए कंपोनेंट का, और नीचे क्या है, टोटल मास आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आपको बी कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन में एम बी प्लस में एम ए, यहाँ पे एम ए आएगा भाई, एम बी प्लस में एम ए। तो आप इसे मतलब देख सकते हो कि किस रिगार्डिंग पूछा है, क्या पूछा गया उसके बेसिस पे। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैलकुलेट करना होगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, उसी के मास को ऊपर लिखेंगे, बी के लिए पूछा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में तो टोटल मास आएगा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन कैसे बनता है भी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करके। अब जैसे मास बाय मास है, ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। ऐसे क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। तो यहाँ पे भी मान लो सॉल्यूशन के अंदर 2 ही कंपोनेंट है, ए और बी। तो एक तो क्या हो गया फॉर्मूला, ऐसे लिख सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो आपसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ए कंपोनेंट की पूछेगा, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम होगा, ए कंपोनेंट का भी, बी का भी। सेम ऐसे बी के लिए लिखना होगा, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, वी बी अपॉन में वी ए प्लस में वी भी आ जाएगा। तो ऐसे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, W/V है। यानी कि यहाँ पे जो एक कंपोनेंट है वो तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, मतलब मास रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। तो ये बस सिंपल से 3 फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये सॉल्व्ड एग्जांपल ही है, इसको ही देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ 320 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास एक सॉल्यूशन है,
उस सॉल्यूशन में क्या है, 40 ग्राम तो कॉमन सॉल्ट है, 320 ग्राम वाटर है, एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में उसने सॉल्यूट भी दिया है, आपको सॉल्वेंट भी दिया है। ये जो वाटर है यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। ये वाटर है यहाँ पे क्या है भी, सॉल्वेंट है। उसने सॉल्यूशन नहीं दिया है, या तो फिर वो यहाँ पे क्या करता, आपको वाटर मेंशन ही नहीं करता, क्या लिखता, डायरेक्ट 320 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें फिर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ये क्या है भी, सॉल्यूशन की अमाउंट दी हुई है। बट उसने बताया है कि इसको आपने डिजोल्व किया है इसमें, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे, तो 40 प्लस 320 कितना आ गया, 360। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने से कितना आया, 360 आया। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, 40 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा अभी सॉल्व करके, 11.1% आ गया। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि कैलकुलेट द, क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द, आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ केन शुगर, कैलकुलेट ऑफ मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। आपको मास कैलकुलेट करना है केन शुगर का और वाटर का। टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना है क्या भाई, 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। तो देखो ये क्वेश्चन फिर भी आप थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन कोई पूछे तो इसको हम थोड़ा मतलब फिर भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो तो क्या है भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना था। क्या दिया हुआ है देखो, आपको 250 ग्राम का यहाँ पे क्या करना है, केन शुगर और वाटर से एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कितना प्रिपेयर करना है भाई, 250 ग्राम प्रिपेयर करना है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो है वो ओवरऑल 250 ग्राम प्रिपेयर करना है। मतलब कि यहाँ पे इसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। यहाँ पे सॉल्यूट क्या बनेगा, केन शुगर बनेगा, और वाटर क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर क्या है भी, यहाँ पे सॉल्वेंट बनेगा। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। और 25% आपको बनाना है, 25% बनाना है। तो देखो यहाँ पे मास परसेंट का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 250 ग्राम दिया हुआ है, 25% सॉल्यूशन इस तरह से बताया गया, मास कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी, मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, और डिवीज़न में हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करते हैं। तो अब देखो मास परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दी हुई है कितनी, 25% इज इक्वल टू में मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, केन शुगर, जो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोल्यूट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन उसने देखो बताया है कितना प्रिपेयर करना है आपको, ओवरऑल 250। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो नॉर्मल साथ जब बस आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है ना मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट जब आप कैलकुलेट करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 25 इधर ऊपर जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है अभी, 625, और अपॉन में 10 है, मतलब कितना आ गया, 600, मतलब 62.5 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट तो कितना है, सोल्यूट क्या था, केन शुगर। तो यानी कि इस 252 ग्राम के अंदर, सॉरी 250 ग्राम के अंदर 62.25 ग्राम तो क्या है भी यहाँ पे सोल्यूट प्रेजेंट है, विच इज़ केन शुगर। सोल्यूट क्या है भी यहाँ पे, केन शुगर है। तो अभी 250 ग्राम क्या है, ओवरऑल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट जो है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है। तो सॉल्वेंट की अमाउंट क्या आ जाएगी, 250 माइनस 62.5 ग्राम, तो कितना आ जाएगा अभी, 187.5 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों का मास क्या आ गया अभी, आपने कैलकुलेट कर लिया। आप खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना। आपको देखो एक क्वेश्चन तो मैंने पीछे पूछा था कि आपको सॉलिड इन सॉरी उसका नॉन एक्वस वाला एक एग्जांपल देना है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल, तो वो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, और एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन है, नोट कर लो, सॉल्व करके देखना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, what volume of ethyl alcohol and water must be mixed together
together to prepare 250 ml to prepare 250 ml of 60% volume by volume 60% volume by volume solution of alcohol in water। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा। तो यहाँ पे एंड होता है आज का सेशन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक का को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो वो नेक्स्ट सेशन होगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और जो भी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछे हैं आपसे कमेंट सेक्शन में, वो आप खुद से ट्राई करके देखना और उनका रिप्लाई करना। अगर आपको नहीं आते तो फिर हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।